हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं अपन। इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्क्रीनर को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे हम क्वालिटी बिजनेसेस को स्क्रीनर की मदद से एनालाइज कर सकते हैं, रादर ढूंढ सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप लोग चाह रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जैसा कुछ लेके आओ। वो यार एक लेटर स्टेज है। ठीक है, बट उसके पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कोई क्विकली कंपनी स्कैन करने को बोले कि यार जरा देख के बता कंपनी कैसी लग रही है, समझ रहे हो, तब आप क्या पैरामीटर्स देखते हो। आपको एक क्विक रिसर्च फ्रेमवर्क भी तैयार करना पड़ेगा और एक डिटेल्ड रिसर्च फ्रेमवर्क भी तैयार करना पड़ेगा कि जब आप किसी कंपनी को पहली बार देखते हो तो आप उसमें किन किन चीज़ों का पैरामीटर असेस करते हो कि आप उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। ठीक है। स्क्रीनर में हम लोग ना सिर्फ स्क्रीनर को समझेंगे, बट स्क्रीनर के अंदर आप एक बहुत ही पावरफुल फ्री टूल ऐड ऑन भी कर सकते हो। हम उसको भी समझेंगे। आप अपने स्क्रीनर को और स्मार्ट बना सकते हो। ठीक है। हम इसमें ये चीज समझेंगे कि किस एरिया का कैसे यूज करना है, कैसे ऑप्टिमली यूज करना है एंड व्हाट नॉट। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को सबसे पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एंड छोटा करने के बाद मैं एक कोई भी कंपनी पिक कर लेता हूँ, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड से फॉर एग्जांपल। कोई भी एक कंपनी, नॉर्मल सी कोई कंपनी पिक कर लो, जुबिलेंट पिक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वरुण बेवरेजेस, कोई भी कर लो। जुबिलेंट कर लो, वरुण बेवरेजेस कर लो, जो बिजनेस आपको समझ में आ जाए आसानी से। अंबुजा सीमेंट समझ में आ जाए तो अंबुजा सीमेंट पिक कर लो, बट ट्राई टू पिक अ कंपनी राइट नाउ इन योर माइंड। ठीक है। दैट हैज टू बी अ, फॉर इनिशियल लेवल दैट हैज टू बी अ नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी एंड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है। आप टाटा मोटर्स भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप कोशिश ये करना कि साइमल्टेनियसली आप एक दूसरे टैब के अंदर या दूसरे विंडो में आप स्क्रीनर साइड में ओपन करके रखो और साइड बाय साइड आप देखते रहो, मुझे बताते रहो। ठीक है। चलिए, तो अपन एक बेसिक एक कोई भी कंपनी ओपन कर रहे हैं। हमने अभी ओपन करा है जुबिलेंट फूड वर्क्स, क्योंकि बिजनेस आसानी से समझ में आता है। ठीक है। तो अभी आप इसमें देखोगे ना, तो स्क्रीनर में एक स्क्रीनर पैनल्स में डिवाइड है। पैनल्स में डिवाइड है मतलब, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज वन पैनल। कंपनी का नाम है, शेयर प्राइस वगैरह आपको मिल जाएगा, कंपनी का बीएससी का कोड क्या है, एनएससी का कोड क्या है। इधर क्लिक करोगे तो एनएससी पे कंपनी का पेज ओपन कर देगा। ठीक है। इधर क्लिक करोगे तो बीएससी पे कंपनी का पेज ओपन कर देगा। यहां पर ये कंपनी की डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो अभी मेरे को ये सब नहीं चाहिए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, रीड मोर। ये है ना, आप ये समझ लेना कि ये पूरी कुंडली है कंपनी की। शॉर्ट में अगर आपको कंपनी को समझना हो तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं एक बार अपन। ठीक है। जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड, जेएफएल, जो कंपनी का शॉर्ट फॉर्म, इज अ पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनीज। इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनीज। ओके। द कंपनी होल्ड मास्टर फ्रेंचाइज राइट फॉर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स। मास्टर फ्रेंचाइज राइट मतलब उनके अलावा इस ब्रांड में कोई और काम नहीं कर पाएगा। दैट इज अ मास्टर फ्रेंचाइज राइट। ठीक है। द कंपनी होल्ड मास्टर फ्रेंचाइज राइट फॉर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स, डोमिनोज पिज्जा एंड डंकिन डोनट्स। ठीक है। डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क ही सर्व कर रहा है आपको। इट्स लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। ठीक है। एड्रेसिंग टू डिफरेंट फूड सेगमेंट्स एंड नाउ हैज पॉपॉइज इन इट्स फूड सेगमेंट। सो पॉपॉइज करके एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया के अंदर स्ट्रैटेजिकली एंट्री करी है टू बीट केएफसी। इट्स अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन ब्रांड, तो वो उस सेगमेंट के अंदर भी उतर रहे हैं। द कंपनी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ब्रांड हॉन्ग्स किचन इन चाइनीज क्विजीन सेगमेंट। चूंकि ये कंपनी का जेन्युइन प्रॉब्लम है यार, पूरा का पूरा धंधा इन तीन कंपनीज ने एक अग्रीमेंट करके रखा है मेरे साथ, मेरा धंधा उस पर खड़ा है। 32-33 हजार करोड़ रुपए की कंपनी है ये, 33,000 करोड़ रुपीस की कंपनी है। उसको मैंने कागज के पन्नों के बेसिस के ऊपर मैं चला रहा हूं। कल को अगर मान लो डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स या पॉपॉइस, ये लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल में नहीं आते, दे आर, और दे रिफ्यूज टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद अस, अपन तो 12 के भाव नप जाएंगे, ऐसा इनको लगा। ठीक है। सो दे थॉट कि हमें इन लोगों से डिपेंडेंसी थोड़ी खत्म करनी पड़ेगी। लेट्स कंप्लीटली, यू नो, नॉट 100% रिलाई ऑन देम। तो इन्होंने अपना खुद का भी एक ब्रांड स्टार्ट करा है हॉन्ग्स किचन के नाम से। आप ये समझिए कि दीज पीपल आर पायनियर्स इन रनिंग अ ब्रांड एंड एक्सपैंडिंग इट इन इंडिया।
तो इनको हॉन्ग्स किचन भी बहुत अच्छे से एक्सपैंड करना चाहिए, इनके पास वो एक्सपर्टीज है। ठीक है, फिर कुछ की पॉइंट्स है। एक्सक्लूसिव राइट फॉर डोमिनोज ब्रांड, सिंस 1996 कंपनी होल्ड एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज राइट फॉर डोमिनोज पिज्जा टू ऑपरेट। यहां पर ये सब लिखा हुआ है किन किन शहरों में ऑपरेट करती है, कितने स्टोर्स हैं। फिर कंपनी ने रिसेंटली अभी यूरेशिया यूरोप में एक्विजिशन करा है डोमिनोज पिज्जा की, वहां पर एक दूसरी जो फ्रेंचाइज थी उससे। तो अभी इनके पास मास्टर फ्रेंचाइज के एक्सक्लूसिव राइट्स है डोमिनोज के, तुर्की में, अजरबैजान में, जॉर्जिया में। ठीक है, वहां से क्या है, कंपनी के पास जो एक्सक्लूसिव राइट्स है पॉपॉइज और डंकिन के, तो डंकिन के राइट्स और पॉपॉइज के राइट्स कहाँ कहाँ पर है। डंकिन इज इन इंडिया एंड पॉपॉइज इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कंपनी ने 2022 में अपना पहला पॉपॉय रेस्टोरेंट खोला था बैंगलोर में, उसके बाद सबसे बड़ा खोला चेन्नई में 23 में। ठीक है, कंपनी 23 के अंदर ही रिवैम्प कर रही है डंकिन की आइडेंटिटी। ठीक है, इवॉल्विंग इट मोर ऑफ अ कैफे देन अ रेस्टोरेंट, क्योंकि डंकिन डोनट्स क्या होता है, यूजुअली लोग जाते डोनट खरीदते, डोनट खा के वापस आ जाते हैं। वो चाह रहे हैं अब इसको कैफे टाइप बनाएंगे कि लोग थोड़ा वहां चिल आउट कर सके। दे वांट टू स्पेंड पीपल मोर टाइम इन देयर प्रेमाइस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैफे। अगर आप स्टारबक्स में देखोगे तो आप अगर जाके बैठते हो किसी भी स्टारबक्स में, चले जाके बैठ जाओ, एंड you can just go there and sit and do your work. Nobody will come you and ask you कि सर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो, या सर आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स इन स्टारबक्स। ठीक है, क्योंकि उनको पता है बैठा हुआ है कितनी देर बैठेगा, खुशबू आती रहेगी, कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही देगा, एंड दैट इज व्हाट इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। द न्यू डंकिन रेस्टोरेंट्स वर लॉन्च्ड फॉर एंजॉयिंग अ कप ऑफ कॉफी एंड कन्वीनियंट टेक अवेज, और इन्होंने 21 में से 8 डंकिन स्टोर्स को कन्वर्ट भी कर दिया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हॉन्ग्स किचन के बारे में बात करते हैं। हॉन्ग्स किचन इन लोगों का खुद का ओन्ड रेस्टोरेंट है। 23 के अंदर आते आते इन्होंने 3 सिटीज में 13 किचन ओपन करें, 13 रेस्टोरेंट्स ओपन करें इन द नेम ऑफ हॉन्ग्स किचन। इन्होंने कुछ बिजनेसेस अपने वाइंड अप भी करें। कौन से बिजनेसेस वाइंड अप करें, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर इन लोगों ने 2 बिजनेसेस वाइंड अप करे थे। आरटीसी मतलब रेडी टू कुक ब्रांड, शेफ बॉस। रेडी टू कुक मतलब समझ गया, वही राजमा पनीर, वही सब सब्जियां और वो सब चावल और पुलाव वगैरह जो रेडी टू कुक आता है, पोहा, उपमा। एंड स्केल डाउन द नेटवर्क ऑफ एकदम। एकदम इन लोगों का बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था, जिसमें ये लोग बिरयानी बेच रहे थे, एकदम बिरयानी। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है जब एकदम का अनाउंसमेंट हुआ था मार्केट में दैट दे आर सेलिंग और दे आर एंटरिंग इनटू द बिरयानी सेगमेंट, तब स्टॉक प्राइस ने बहुत बड़ा जंप भी मारा था, 6-7% का। ठीक है, इन लोगों के अभी क्लोज टू 19-20 स्टोर्स हैं। ठीक है, डोमिनोज के हैं 407 शहरों में, काफी अच्छा पेनिट्रेशन है 2000 स्टोर्स के बाद। कंपनी के पास अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? क्या कंपनी अब पूरा का पूरा फोकस डोमिनोज पे रखे तो क्या ग्रोथ करती जाएगी? क्या हर गली में डोमिनोज की दुकान खोलोगे क्या? कैसे ग्रोथ करोगे उसके अंदर? ठीक है, कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम भी आ रही है। तो कंपनी को अभी अपना फोकस जो है ना, जहां पर पेनिट्रेशन कम है इस समय, ज्यादा ओपन नहीं करें स्टोर्स, उस जगहों पर करना चाहिए, उन ब्रांड्स पे फोकस करना चाहिए। और कंपनी की जो की ब्रांड है डोमिनोज, वो तो सर्वाइवल के लिए चल ही रहा है। इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी ने 144 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं पिछले 9 महीनों में। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 9 मंथ है, फिर कंपनी ने नई कमिश्नरी भी कमेंस करी। कमिश्नरी का क्या मतलब होता है? कमिश्नरी का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड किचन, जहां पर चीजें फुल्ली कुकड नहीं होगी, पार्शियली कुकड हो जाएगी। ठीक है, वो होती है कमिश्नरी। द वर्क ऑन न्यू मुंबई कमिश्नरी इज ऑल्सो स्टार्टेड। द बैंगलोर कमिश्नरी इज मल्टी कैटेगरी, मल्टी फूड processing facility, one of the largest in the country and across the world, one of the largest in the country. ठीक है, it will serve 750 plus Domino's stores, 300 plus Popeyes store, जो कि Popeye store है ही नहीं अभी 350। अभी तो Popeye के टोटल स्टोर ही 32 है, लेकिन ये बोल रहा है 350 स्टोर खुलने तक सिर्फ बैंगलोर की कमिश्नरी काम कर जाएगी। ठीक है, द 3-floor फैसिलिटी विथ लार्ज डो एंड बेकरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। वही मैंने बोला आपको, पार्शियली प्रोसेस करके भेजेंगे। ठीक है, या तो डो बना के भेजेंगे या वॉट एवर इट इज। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट चिकन प्रोसेसिंग यूनिट्स, एडवांस सीजनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, जहां पर मसाले बनाए जाते हैं, एंड द लार्जेस्ट मल्टी टेम्परेचर वेयर हाउस, और हर चीज को अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर करा जाता है, तो उसके लिए भी लार्जेस्ट वेयर हाउस है ये वाला। ठीक है, नाउ इनका थोड़ा सा नीचे रेवेन्यू ब्रेकअप दिया हुआ है।
तो कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है? रेवेन्यू ब्रेकअप में कंपनी मेजॉरिटी जो यू नो जो कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है वो पिज्जा से आ रहा है, विच इज वेरी ऑब्वियस 72%। बाकी 22% बर्गर शर्गर विंग्स ये वो रैप टाकोस इन सब चीजों से आ रहा है। ठीक है, जो हम लोग कोको कोला ऑर्डर करते हैं या पेप्सी आती है वैसे डोमिनोज के साथ जो पेप्सी ऑर्डर करते हैं और साथ में आप चोको लावा केक ये केक वो केक करते हो, 3% रेवेन्यू और बाकी 2-3% दूसरी जगहों से आ रहे। कंपनी की नई स्ट्रैटेजीज क्या है? ठीक है, आफ्टर पाइनरिंग 30 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस इन 2004, 2004 में कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉमिस ही ये था कि हम 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो फ्री। ठीक है, और इन्होंने उसको इंटीग्रेट भी करा था। अगर आपको फिर हेरा फेरी मूवी याद हो, फिर हेरा फेरी जो मूवी आई थी उसमें परेश रावल का एक सीन है कि मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा और जैसे ही 30 मिनट हुए मैं सामने आ गया। ठीक है, तो वो एक मार्केटिंग इंटीग्रेशन था। कंपनी ने काफी अच्छा प्लेसमेंट करा था खुद के प्रोडक्ट्स को उस टाइम पर। अभी कंपनी ने रिसेंटली 20 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस लॉन्च करा है बैंगलोर में। ठीक है, फिर उसके अलावा कंपनी ने कोई डोमिनोज चीजी रिवॉर्ड स्कीम है। ठीक है, इनका कोई ऐप है जिसके अंदर ये लोग कोई स्कीम्स चला रहे हैं, कोई स्पेशल रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स वही बैक कैशबैक काइंड ऑफ अ थिंग। उसमें कंपनी के क्लोज टू 1 करोड़ 30 लाख मेंबर्स हैं। ठीक है, जो यूज कर रहे हैं। कंपनी ने ऑल्सो इसका पहला रीजनल मेनू लॉन्च करा है। रीजनल मेनू क्या होता है? जैसे मेरे को अच्छे से याद है, आज से 10-12 साल पहले पिज्जा हट ने इंदौर में सेव पिज्जा लॉन्च कर दिया था कि इस पिज्जा के ऊपर भी सेव खाओ। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, समथिंग विच विल केटर टू द रीजनल टेस्ट ऑफ पिज्जास। ठीक है, फिर ये लोग टेक्नोलॉजी को कैसे सपोर्ट ले रहे हैं? बिकॉज 100 मेजोरिटी धंधा तो ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑर्डरिंग तो ऑनलाइन ही हो रही है। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड लिमिटेड हैज ऑल्सो फोकस्ड ऑन लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ड्राइविंग कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑनलाइन ऑर्डरिंग। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 99% ऑफ इट्स डिलीवरी सेल्स। 99% डिलीवरी ऑनलाइन मोड से आ रही है। ठीक है, द कंपनी इज यूटिलाइजिंग डिमांड सिग्नल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऐप कस्टमर टू एक्सपैंड डिलीवरी सर्विस कवरेज एंड ऑल्सो फाइंड न्यू साइट्स एंड यूजर्स डेटा फॉर बिजनेस डिसीजंस। तो डेफिनेटली उस पूरे डेटा को लेके वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में किस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे ज्यादा कस्टमर्स क्या ऑर्डर करते हैं, उस हिसाब से लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप देखते होगे जैसे आईपीएल का मैच स्टार्ट होता है तो स्विगी जोमेटो के नोटिफिकेशन जेप्टो के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मैच का ब्रेक आता है तब भी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि डिनर ऑर्डर कर दो, ड्रिंक्स ऑर्डर कर दो, ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो। फिर कंपनी ने एक रोडकास्ट टेक करके कंपनी है उनको भी खरीदा है। ठीक है, कंपनी का टाइप है आईआरसीटीसी के साथ जहां पर वो कस्टमर्स को हॉट पिज्जा डिलीवर करते हैं उनकी सीट पे बैठे बैठे थ्रू आईआरसीटीसी ऐप। और अभी 143 रेलवे स्टेशन पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये अलग अलग कंपनी के एसोसिएट कंपनीज हैं, जो सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जिनके थ्रू कंपनी बिजनेस करती है अपना। ठीक है, और कंपनी का फोकस अभी है टू डबल डाउन ऑन डोमिनोज फ्रेंचाइज एंड स्केलिंग अप पॉपॉइस। स्केलिंग अप पॉपॉइस, पॉपॉइस को अब 300 तक लेके जाना है। ठीक है, वाइल वर्किंग ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स, डिलीवरी ऑफ अदर इमर्जिंग ब्रांड्स डंकिन एंड हॉन्ग्स किचन। द कंपनी टारगेट्स टू ओपन 3000 प्लस डोमिनोज स्टोर्स इन इंडिया। अभी कितने डोमिनोज स्टोर्स है? 1900 है, 1928। यहां से 50% और वो डोमिनोज स्टोर्स को बढ़ाना चाहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सर ये क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, 15 मिनट हो गए अपने को ये करते करते और अपन ने सिर्फ ये इसका इतना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप देखना बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप खुद अपने मुंह से बोलोगे कि यूट्यूब पे इस तरह से कोई भी नॉलेज नहीं देता है। यूजुअली लोग ये मास्टर क्लास लगा के स्क्रीनर वर्कशॉप लगा के पैसा बेच देते हैं आपको 300-400 रुपए में। डोंट वांट टू डू दैट। मैं आपको प्रॉपर स्क्रीनिंग करना भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, जस्ट बी वेरी पेशेंट। ठीक है, तो हमने अभी कंपनी के बारे में समझा है। ठीक है, फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कंपनी का पीई रेशो कितना है? 125। अब ये 125 पीई रेशो का कारण क्या है? समझना, कंपनी की तो प्राइस गिर गया है, कोई बात नहीं, प्राइस गिरा है तो अर्निंग और धड़ाम से गिरी है। समझ रहे हो आप? अर्निंग और धड़ाम से गिरी। देखो जनवरी फेब्रवरी 23 में 71 का पी रेशियो था। ठीक है, जो बढ़ के 157 पर आ गया है। ठीक है, और इसी दौरान अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ा है। डेफिनेटली प्राइस भी इंक्रीज हुआ है बट नॉट मच। ठीक है, तो पी रेशो क्या है, कंपनी का आरओसी आरओई क्या है, ये सब रेशियोज हैं। इसको अपन और समझेंगे अभी डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, पहले मैं आपको अब इसके नीचे ना मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अपन स्क्रीनर को कैसे और डिटेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
यहां पर अगर अपन चार्ट्स में जाएंगे तो आप देखोगे कि कंपनी के चार्ट्स में सबसे पहले तो ये प्राइस चार्ट आपको बताता है यहां पर, फिर ये पी रेशो का चार्ट बताता है कि कंपनी का पी रेशो क्या है। अगर आप यहां पर मीडियन पी रेशो डालते हो तो ये आप देख रहे हो यहां पर एक ग्रे लाइन आपको आती हुई दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कंपनी अपने मीडियन पी रेशो से जिस रेशो पे जनरली ट्रेड करती है, अब आप इसको ही नहीं बोल सकते कि सर ये तो 80 के पी पे ट्रेड कर रही है, इट्स एक्सपेंसिव कंपनी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट हैज बीन ट्रेडिंग एट द पी रेशो ऑफ 80, और रादर पी रेशो ऑफ कितना पी रेशो होगा ये, क्लोज टू, आई वुड से 70 के आसपास का पी रेशो होना चाहिए। मीडियन पी 81 का पी है, तो 81 का तो मीडियन पी है ही उसका। ठीक है, फिर यहां मैं मोर पे जाता हूं तो मेरे को सेल्स और मार्जिन भी दिखते हैं कि कंपनी का सेल्स, क्वार्टरली सेल्स कैसे बढ़ रहा है। आप देखो एक क्वार्टर में डिप आया था जून 20 में, जब कोविड लॉकडाउन आया था। ठीक है, उसके बाद कंपनी के क्वार्टरली सेल्स तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना कंपनी का, वो कंसिस्टेंट है। इतने सालों से आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन कंपनी का अच्छा है, मतलब ये 76, जैसे अगर आप यहां देखते हो, आज मैं इधर आता हूं रिसेंट वाले पे, तो 76.64% कंपनी का जीपीएम है। जीपीएम मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्या होता है कि कंपनी अगर 100 रुपए में पिज्जा बेच रही है तो उसको बनाने का जो खर्चा है वो सिर्फ कंपनी को 24 रुपीज लगता है। ठीक है, 76% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो 24 रुपीज में वो चीज पूरी बन जाती है जो 100 में बिकती है। तो कंपनी के हाथ में 76 रुपीज बचता है। इसके बाद कंपनी रेंट का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा सब काटने के बाद 19% जो बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचता है, एबिडा, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओपीएम। और लास्ट में जो कंपनी घर लेके जाती है वो 3% है, जो शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। तो क्या सर पिज्जा बेचने का बिजनेस 3% का बिजनेस है? नहीं। जुबिलेंट के लिए पिज्जा बेचने का बिजनेस नेट 3% का बिजनेस है। कारण क्या है, इसके अंदर डोमिनोज को भी रॉयल्टी जाती है ना, मास्टर एग्रीमेंट कर रखा है आपने। यू आर जस्ट द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ डोमिनोज इन इंडिया, नथिंग एल्स। आप खुद कोई पिज्जा की कंपनी नहीं हो, समझ रहे हो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एक फूड सर्विस कंपनी हो। फिर इसमें और क्या देख सकते हैं, ईवी बाय एबिटा ला सकते हो, आपकी कंपनी का ईवी मल्टीपल कितना चल रहा है। आप देख रहे हो अभी इस समय कंपनी का जो ईवी मल्टीपल है, ईवी मल्टीपल, ईवी बाय एबिटा मतलब क्या होता है कि कंपनी जो 1 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसके अगेंस्ट में कंपनी कितना वैल्यू क्रिएट करके दे रही है, ऑपरेटिंग वैल्यू कितनी क्रिएट करके दे रही है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो 34 का चलता है हमेशा एक एवरेज, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, फिर आप प्राइस टू बुक देख सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब कि 1 रुपए की बुक वैल्यू पे मार्केट कितना प्राइस देने को तैयार है। ठीक है, वो होता है ये। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देख सकते हो, यहां पर अलग अलग तरह के रेशियोज है। ठीक है, फिर अगर आप यहां घंटी देख रहे हो छोटी सी, तो अगर आप इसको ट्रैक करोगे तो ये आपकी ईमेल के ऊपर आपको अलर्ट भेज देगा। आपको क्या अलर्ट चाहिए? ठीक है, आपको क्या ये अलर्ट चाहिए कि प्राइस इस रुपए से नीचे गिर जाए? ठीक है, जो भी आपका करना है, पी रेशियो इससे फॉल हो जाए, और ये रोज दिन में एक बार चला के देखेगा। जिस दिन आपका अलर्ट ट्रिगर हुआ फिर ये आपको अलर्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर यहां पर ये प्रोज एंड कॉन्स है, बट ये एआई जनरेटेड है, ये मशीन जनरेटेड है, आपको इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सब फेक है या गलत है, बट दिस शुड नॉट बी योर डिसाइडिंग क्राइटेरिया। सारी कंपनीज अगर ऐसी हैं, मान लो जैसे अभी एक कंपनी मैं आपको ओपन करके बताता हूं, कावेरी सीड्स। ठीक है, नाउ द कंपनी इज डूइंग गुड। ठीक है, कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी इज डूइंग गुड। यहां पर कंपनी के कॉन्स दिखा रहा है, पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.28%। नाउ आप सिर्फ इसके कारण कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ पुअर है पिछले 5 सालों में, यू कैन नॉट डिसाइड वेदर इट्स अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ पुअर क्यों है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पुअर इसलिए है भाई, अगर आप देखोगे तो सेल्स कांस्टेंट है। यहां पर जो सेल थी ना आज से 10 साल पहले, लगभग उतनी सेल कंपनी कर रही है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी सीड्स बेचती है, वेजिटेबल क्रॉप सीड्स बेचती है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फार्मर सुसाइड के कारण सीड्स के प्राइस को इंक्रीज करने पे कैप लगा के रखा हुआ है। अब उस कारण से कंपनी की बैंड बजी पड़ी है। समझ रहे हो आप? कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, इट्स अ जेम कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग इज कॉन्स्टेंटली सॉलिड।
इतने सालों से आप देखोगे तो प्रमोटर भी कहीं छोड़ के भागा नहीं है स्टॉक को, ठीक है, इनफैक्ट उसने और इंक्रीज ही करा है, ठीक है, प्रमोटर ने और अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बट अगेन ये सब चीजें अपन समझेंगे, तो एक सिर्फ ये प्रो एंड कॉन के कारण आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आइडियली, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगला जो टैब इसमें आता है वो पीयर कंपैरिजन का टैब आता है कि भाई जुबिलेंट फूडवर्क जो है वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं? फटाफट आए, सर्व करा, खाना खिलाया, भगाओ। इसलिए आप देखोगे कि मैकडोनल्ड्स में, जुबिलेंट मतलब पिज्जा कंपनीज में, रेस्टोरेंट्स में सीट्स कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी। वो लकड़ी की छोटी सी सीट देगा आपको बैठने के लिए, जिसमें आप हार्डली बस टिक के बैठ सकते हो। इट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, कभी भी वो कंफर्टेबल नहीं होगी बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि दे डोंट वांट यू टू सिट देयर एंड रिलैक्स, दे वांट यू टू फिनिश योर फूड। द मोमेंट यू फिनिश योर फूड आपका ध्यान सीधे जाना चाहिए कि ओ माय गॉड माय बम्स आर पेनिंग, नाउ जस्ट आई जस्ट नीड टू स्टैंड अप, ठीक है, एंड यू नीड टू, उनका टेबल टर्नओवर फास्ट हो जाए। तो यहां पर है ना, आप ये जो कंपेरेबिलिटी आपने लगाई है, आप इसके अंदर कोई भी कॉलम कुछ भी कंपेरेबिलिटी लगा सकते हो, ठीक है, कि सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है पिछले 3 साल में, एफआई होल्डिंग के अंदर कितना चेंज आया है, ठीक है, ये आप लगा दोगे तो ये दिख जाएगा आपको। आप देखोगे माल खाली करा है एफआईआईज ने इंडियन क्यूएसआर में, एक्सेप्ट फॉर दिस वेस्ट लाइफ फूड, ठीक है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ कितना है मोटा माटा, ठीक है, क्या सेल्स में वेरियांस है, इंडस्ट्री का पी कितना चल रहा है, विच इज द मीडियन ऑफ ऑल दीज पी, ठीक है, इनका मीडियन है तो 77.95, तो सफायर को वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मान रहे हैं इस टाइम पर। अगेन फ्री कैश फ्लो कितना है, आप पूरा का पूरा पीयर के साथ, अब जैसे डेट है तो मेरे को चेक करना है कि मेरी कंपनी में डेट है या सबकी कंपनी में डेट है, ठीक है, तो मैं डेट टू इक्विटी देख लूंगा, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि यहां पर यार डेट टू इक्विटी, डेट रिटर्न बिजनेस है, लोग उधार ले लेके धंधा कर रहे हैं, समझना अभी ऐसा दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो बहुत अच्छी चीज आती है वो आती है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको ये समझ में आता है कि ये जो क्वार्टर्स के नतीजे आते हैं, ठीक है, जो भी ये स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स में कंपनी ने कैसे परफॉर्म करा है। आप इसका रॉ पीडीएफ ओपन करना चाहते हो तो नीचे ये एक पीडीएफ का बटन है, यहां से आपको रॉ पीडीएफ मिल जाएगा जो डायरेक्टली आपको लेके जाएगा कि कंपनी का, आप सीधे जाके ये रहे क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के, आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्या ऑडिटेड रिजल्ट रहते हैं? नहीं, ये लिमिटेड रिव्यूड रहते हैं रिजल्ट्स, ठीक है, ये लिमिटेडली रिव्यूड रिजल्ट्स रहते हैं। इसमें मेरे को सबसे अच्छी एक चीज लगती है वो ये है कि आप इसमें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देख सकते हो। कई लोगों को डाउट रहता है कि जैसे ये वाला है मार्च 2024, तो सर ये तो जनवरी फरवरी मार्च 24 के क्वार्टर में सेल करी इसने 1500 करोड़। मैंने बोला बिल्कुल सही है, तो इसको मैं कंपेयर किससे करूं? इसको मैं नवंबर दिसंबर जनवरी वाले क्वार्टर से कंपेयर करूं या पिछले साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करूं? तो मैं बोलता हूं पिछले साल के मार्च क्वार्टर से। कारण क्या होता है, बिजनेस में सीजनैलिटी इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है ना, बिजनेस बहुत ज्यादा सीजनल बिजनेस होते हैं। जैसे आप डोमिनोज वगैरह के ठीक है, लेकिन गर्मी में पिज्जा उतना नहीं बिकता जितनी स्पीड में आपको ठंड में बिकता हुआ दिखेगा। आप कभी भी देखोगे जब ठंड आती है तो सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, ठीक है। अगेन सो एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ, जैसे वरुण बेवरेजेस है, अब उसमें तो जो जितना पैसा वो लोग अप्रैल मई जून में कमाते हैं, ठीक है, वो तो सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सबसे हार्डकोर समर सीजन ही आपका वो है। तो हम है ना ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ठीक है, कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब दिस मार्च 24 को क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने करा है मार्च 23 से, इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। मेरे एक्सपेंस कितने, अब एक्सपेंस के अंदर ये जो आ रहा है आपका, आपको याद है अपन ने ऊपर देखा था, यहां पर हमने ये सेल्स एंड मार्जिन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा था 76.64%, विच इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप 100 में से मटेरियल कॉस्ट माइनस करो 23.36, तो आपको मोटा मोटा जो आएगा, ये मटेरियल कॉस्ट जो है ना, ये एग्जैक्टली वही कॉस्ट है आपकी कि आपको बनाने, जो माल बेचा है उसको बनाने में कितनी लागत लगी, कितना पैसा आपको स्पेंड करना पड़ा, ठीक है। तो 23.36 स्पेंड करना पड़ा, तो मेरा
यहां पर ग्रॉस मार्जिन आ गया। ग्रॉस मार्जिन कितना है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 76%, मोटा मोटा 76-77%। पॉइंट्स में इधर उधर में नहीं जाऊंगा। इंप्लॉय कॉस्ट में ये कोई मेजर इंप्लॉय कॉस्ट नहीं है, इसमें दूसरे भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सैलरी और दूसरे अदर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि रेंट हो गया, बाकी सब दूसरे खर्चे हो गए। बट ये दोनों जब आप रिड्यूस करते हो, ठीक है, और आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 310 का, ठीक है, एक एक्सपेंस आपने काटे हैं 1200 करोड़ के, आपका 310 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, पूरा अटेंशन यहां पर चाहिए, ठीक है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, वो एबिटडा है। एबिटडा, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, वो एबिटडा है। ये कैसे पता चल रहा है आपको एबिटडा है, कि यहां इसने लिखा है एबिटडा, नहीं लिखा है, बट दिस इज द अर्निंग बिफोर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, है ना। तो क्यों ऑपरेटिंग इनकम में से क्या क्या उसने बाद में लिया है, एक अदर इनकम बात करते हैं इस पे, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन। और आप देखना जाके, मैंने बहुत डिटेल में एबिटडा के ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं आपको अभी बता देता हूं। ऐसे ये रहा डिकोडिंग एबिटडा, आप जाके एक बार ये वीडियो ढंग से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा बॉस, ठीक है। दिस इज सो गुड। नहीं तो मैं यूजुअली, आप अगर ऐसा होता है तो मैं कभी ऐसे ओपन नहीं करके बताता हूं, ठीक है। बट इतना बढ़िया वीडियो बनाए, और मैं स्मार्ट भी लग रहा हूं वैसा है, ठीक है। तो इतना अच्छा वीडियो बनाए दैट यू विल लर्न एंड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ इसमें थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग के अंदर इश्यूज थे, बट ठीक है, आप समझो ना, कहाँ आपको कोई 1.25 घंटे बिड्डा पे ज्ञान देगा बैठा के, ठीक है। तो वो एबिड्डा है। ये एबिड्डा का मतलब होता है कामकाजी मुनाफा, कि जो मैंने मेरे काम कर रहा हूं मैं, उसके कारण कितना बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, और एक कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अब सिंस ये कामकाजी मुनाफा होता है ना, इसलिए इसमें अदर इनकम को ऐड नहीं करा जाता है, किसी भी तरह की अदर इनकम को ऐड नहीं करा जाता है। जैसे अदर इनकम क्या हो जाएगी, अदर इनकम हो जाएगी कि कंपनी ने कोई एफडी करके रखी थी, उस एफडी पे ब्याज मिल गया। कंपनी का काम ब्याज कमाना नहीं है ना, कंपनी का काम पिज्जा बेचना है, समझ रहे हो। बट चूंकि वो ब्याज मिल गया, कोई कंपनी ने थोड़े समय के लिए पैसा स्टॉक्स में लिख के रखा था, ठीक है, डाल के रखा था, उस स्टॉक ने डिविडेंड दे दिया। नाउ द मेन रीजन व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट इज नॉट टू अर्न डिविडेंड्स, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, राइट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो थोड़ा सा अपने को ये समझना चाहिए। इसके बाद कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे ऑफ करा है वो आता है, कितना डेप्रीसिएशन है वो आता है, और फाइनली फिर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं आपके। सिमिलरली आप देखोगे तो ये कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फिगर्स का मतलब ये है स्टैंड अलोन, और कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आप स्टैंड अलोन देख रहे हो ये वाला, तो इसमें सिर्फ जुबिलेंट फूड इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑपरेशंस की बात होती है। उसकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनीज है इंडिया के बाहर, ठीक है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं होगी। जबकि कंसोलिडेटेड अगर आप देखोगे तो उनके बारे में भी बात होती है। इसलिए नंबर आप देखो, कंसोलिडेटेड का स्टैंड अलोन का नंबर इज 5341 करोड़, एंड कंसोलिडेटेड इज स्लाइटली हायर 5654 करोड़, ठीक है। तो यहां पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आए, इसके बाद कंपनी कुछ टैक्स पे करती है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कंपनी 18% टैक्स क्यों पे कर रही है, ठीक है। इसके अंदर एडजस्टमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के कारण डिफरेंस आ रहा है, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसे सेग्रीगेट हो रहा है, एंड फाइनली कंपनी के पास कितना अर्निंग आ रही है पर शेयर, ठीक है। 6%, 6 रुपीज पर शेयर की कंपनी के पास अर्निंग है, ठीक है। और कंपनी उसमें से कितना परसेंट डिविडेंड बांट रही है। तो देखो कंपनी सब्सटैंशियल अमाउंट डिविडेंड 30-35% भी प्रॉफिट बांट देती है। समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट को जब जरूरत नहीं थी, जब हाई ग्रोथ पीरियड था मैनेजमेंट का, तब मैनेजमेंट ने कोई डिविडेंड नहीं बांटा, क्योंकि उस समय ग्रोथ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी। आपको डिविडेंड बांट के करेंगे क्या, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब कंपनी ने एक पीक बना दिया, कंपनी एक मेच्योर स्टेज पे आ रही है धीरे धीरे, जहां पर वो लोगों के लिए पैसा बना रही है। तो जब वो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना रही है, तो कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखोगे, दिस इज ऑल्सो विच गिव्स यू अ वेरी गुड इनसाइट, कि मैं जिस कंपनी के ऊपर कोशिश कर रहा हूं रिसर्च करने की,
ठीक है, जिस कंपनी को मैं कंसिडर कर रहा हूं वो कंपनी की सेल्स में ग्रोथ कैसी है, कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ कैसी है, आप देखोगे द प्रॉफिट ग्रोथ इज वेरी पुअर, द प्रॉफिट ग्रोथ इज वेरी पुअर, राइट। स्पेशली 10 साल में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ के सिर्फ 3 गुना हुए हैं, कंपेरेटिवली इट इज वेरी पुअर। ठीक है, अगर आपको कोई एकदम ही मैसिव फटने वाली कंपनी देखनी है तो आप ये देखिए, सब कुछ भाग गया कंपनी का। ठीक है, सी द प्रॉफिट ग्रोथ, चेक द प्रॉफिट ग्रोथ ओवर हियर। आपको और कोई हाई प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी देखनी है तो आप ये देखिए। ठीक है, चेक द ग्रोथ ओवर हियर। कंपनी ने 5 साल के अंदर 44% से प्रॉफिट इंक्रीज करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, पिछले 10 सालों में हर साल, मतलब 10 साल पहले अगर कोई कंपनी में पैसा डालता तो हर साल उसको कंपनी ने 34% का CAGR रिटर्न दिया है, एंड कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है। ये है ना, ये मेरे को तुरंत बता देता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। इज द बिजनेस नो कि वो क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं। जैसे आईटीसी देखोगे आप, आईटीसी के अंदर वापस इधर आ जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, रिटर्न ऑन इक्विटी इज मेंटेन्ड प्रॉपरली। ठीक है, इवन दो द सेल्स इज स्टैग्नेंट, क्योंकि पिला दी ना सबको सिगरेट, अब कितनी पिलाएगा और। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो स्टैग्नेंट, कोई बहुत ज्यादा फटा नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, बट द रिटर्न ऑन इक्विटी इज वाओ, अमेजिंग कंसिस्टेंसी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस, मैं वापस अपना जुबिलेंट ही खोलता हूं, आप यहां देखोगे यहां पर है ना, आजकल ये एक नई चीज दिखती है, रिलेटेड पार्टी। ये पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, क्या होता है रिलेटेड पार्टी, इसको असेस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। जस्ट यहां पर फीचर दे रखा है, मैं आपको उसको गो थ्रू करा के चला जाऊं कि देखो यहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, देख लो, डज नॉट मेक एनी सेंस। जस्ट 5 मिनट का टाइम दो, मैं आपको एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम कहां पर आती है। ठीक है, देखना क्या होता है। जो फ्रिवलेस मैनेजमेंट होता है, जो ऐसा मैनेजमेंट होता है जो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है और शेयर होल्डर्स के बारे में कम सोचता है, जिसका गोल अपना पैसा बनाना है। ठीक है, तो वो पैसा तभी बना पाएगा बिजनेस से जब वो बिजनेस से पैसा किसी भी तरीके से बाहर निकाल के लेके जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो होता है थ्रू इन्फ्लेटेड बिलिंग्स, कि आपने बिलिंग को इन्फ्लेट कर दिया। जैसे कि मान लो कि फैक्ट्री के अंदर, एक अपनी फैक्ट्री है बड़ी, उसके अंदर रोड बनाना है, और वो रोड से फॉर एग्जाम्पल 1.5 किलोमीटर्स का बनना है। अब 1.5 किलोमीटर का अगर आपको रोड बनाना है और आप बाजार में एक अच्छे टॉप क्वालिटी का, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन होता है, टॉप क्वालिटी का कराती है फैक्ट्रीज यूजुअली। ऐसे सड़क में जैसे रोड बनते हैं वैसे थोड़ा प्राइवेट रोड बन रहा है, तो 1.5 करोड़ के आसपास बन जाना चाहिए। आपने क्या करा, आपने अपने निकम्मे साले को, या सीईओ ने अपने, आप तो है नहीं आपके साले, बट सीईओ ने क्या करा, अपने निकम्मे साले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बोला कि तू एक कंपनी खोल दे, कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 450 करोड़ रुपए में। समझ रहे हो आप, से फॉर एग्जाम्पल, या 4.5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए में। ठीक है, कि 10 करोड़ रुपए में साले ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। साले को 10 करोड़ रुपए कंपनी ने पे कर दिए। कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर्स की है, अकेले प्रमोटर की नहीं है। अब वो लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर्स की। कितने शेयर होल्डर्स कैसे पता चलेगा, ये रहे यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। 4,78,000 शेयर होल्डर्स की कंपनी है, अकेले प्रमोटर की नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रमोटर ने 10 करोड़ रुपए लोगों के, जो बिजनेस सिर्फ उसका नहीं है उसमें से निकाल के अपने साले को दे दिया। साले ने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में बढ़िया निर्माण करा रोड का, बाकी 1.5 करोड़ रुपए अपने पास रखे, और बाकी के 6 करोड़ रुपए जीजाजी को कैश में पहुंचा दिए। समझ रहे हो। अब यहां पर क्या होता है ना, ये तब हो सकता है जब आपकी और वो पार्टी जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, इन्फ्लेटेड रेट, ठीक है, वो किसी तरीके से रिलेटेड हो। अब सर ये रिलेटेड पार्टी कैसे पता चलेगा कि कौन रिलेटेड पार्टी है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कंपनीज लॉ में देती है। क्योंकि ये कंपनी जो होती है, इट इज गवर्न बाय कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। समझ रहे हो आप, कंपनीज एक्ट 2013 से ये सारी की सारे कंपनीज गवर्न होती हैं। तो उसके अंदर बताया गया है कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन होते हैं। जैसे मैं आपको नॉर्मली समझाता हूं कौन कौन रिलेटेड पार्टीज होते हैं। कंपनी की सारी सब्सिडरी कंपनीज रिलेटेड पार्टी होती हैं। कंपनी की सारी सब्सिडरी कंपनीज मतलब कौन कौन हो गया,
जैसे डीपी यूरेशिया, आपको याद है अपन जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तब पढ़ा था डीपी यूरेशिया, यूरोप में वो तुर्की और तंजानिया और वो 2-3 कंट्री, जॉर्जिया, ठीक है, वहां पर जुबिलेंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, कुछ लेते होंगे इन लोगों से, ठीक है। जुबिलेंट फूडवर्क, तो आपकी सबसे पहली कैटेगरी में कौन आ गया? सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आ गई आपकी सब्सिडरी कंपनीज, आपकी एसोसिएट कंपनीज, आपके जॉइंट वेंचर कंपनीज। ये तीनों लीगली टर्म्स में अलग अलग हैं, इनका सिग्निफिकेंस अलग अलग है, बट तीनों का मतलब ये है कि जिसपे या तो आपका कंट्रोल है और आप धंधा कर रहे हो, उनके साथ पार्टनरशिप है। समझ रहे हो आप? सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद कौन आ जाता है? उसके बाद आ जाता है की पर्सन्स, जो मैनेजमेंट है। मैंने मैनेजमेंट एनालिसिस भी हल्का फुल्का समझाया हुआ है, ठीक है, 3-4 सेशंस थे, वो थोड़ी खिंच गई थी सीरीज, थोड़ा सा समझ लेना उसको आगे बढ़ा के। इट वॉज नॉट वन ऑफ द बेस्ट विच आई गेव ऑन यूट्यूब यूजुअली। तो आप अगर देखोगे तो जैसे डायरेक्टर है, कंपनी का प्रमोटर है, चेयरमैन है, सीएमडी है, सीएफओ है, सीईओ है, ठीक है, वो सब लोग आ जाते हैं। कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी है, कोई होल्डिंग कंपनी है, फार्म नोवा, जुबिलेंट लाइफ साइंस, ठीक है, जो एम्प्लॉइज के लिए बनाया हुआ ट्रस्ट है। यूजुअली क्या होता है? ट्रस्ट होता है, एम्प्लॉइज क्या करते हैं? अपनी यूनियन बनाता है, तो यूनियन में एक ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट करते हैं कि ये ट्रस्ट जो बनेगी, इस पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है। अकाउंट किसके नाम पे ओपन होगा? एक लीगल एंटिटी बनानी पड़ेगी ना, यूनियन बनी है तो यूनियन जब बनती है तो यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट वेन दे अप्रोच टू द कोर्ट, वेन दे अप्रोच टू एनी लीगल मैटर, ठीक है, हाउ विल दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ? दे नीड टू स्टेब्लिश अ लीगल आइडेंटिटी, दैट लीगल आइडेंटिटी इज स्टेब्लिश्ड बाय अ ट्रस्ट और अ रजिस्टर्ड यूनियन, राइट। बट रजिस्टर्ड यूनियन में भी दिक्कत ये होती है कि अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, बट ट्रस्ट में ऐसा होता है कि ट्रस्टीज विल साइन, ट्रस्टीज विल टेक द कॉल, ठीक है। तो इंप्लॉइज क्या करते हैं? अपनी एक ट्रस्ट बना लेते हैं, कंपनी को बोल देते हैं, और कंपनी भी यूजुअली करती है ये चीज कि जो तुम्हारा ग्रेचुटी प्लान है, जो भी तुम्हारे पेमेंट है, प्रोविडेंट फंड के लिए जो हम तुम्हारा पैसा अलग से जमा कर रहे हैं, वो हम तुमको दे देंगे, तुम भर दो, ट्रस्ट भर देती है, ठीक है। तो अब वहां पर क्यों रिलेटेड पार्टी? जिसको कंपनी इन्फ्लुएंस कर पाए वो रिलेटेड पार्टी है। समझ रहे हो आप? जिसको कंपनी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर दे, जो जिसके साथ कंपनी, अगर मैं लीगल टर्म्स में बात करूं तो थोड़ा अटेंशन देना यहां पर, जिसके साथ कंपनी आर्म्स लेंथ प्राइस से अलावा ट्रांजैक्शन कर ले, आसानी से कर ले, ठीक है, वो रिलेटेड पार्टीज है। समझ रहे हो आप? भारतीय फाउंडेशन, इसमें कुछ पेमेंट करा इनको, सीएसआर एक्सपेंसेस है, राइट। ये रोड कास्ट टेक सोल्यूशन, ये नई कंपनी खरीदी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अतुल कॉल, ही इज अ की पर्सन, उसको रेम्यूनरेशन दिया है, सारा का सारा एक्सपेंस। सर इसमें रेम्यूनरेशन भी आएगा? ऑफ कोर्स। की पर्सन, देखो रिलेटेड पार्टी है, हाँ सर बिल्कुल है। क्या उसको पेमेंट हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो आएगा। तो रिलेटेड पार्टी को अगर आप कोई और चीज का पेमेंट करोगे तो क्या तो भी आएगा? बिल्कुल आएगा। किसी भी चीज का रिलेटेड पार्टी के में किसी भी चीज का पेमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज टू, ये तो है ही है कि रेम्यूनरेशन आपको जनरली है, रेम्यूनरेशन ज्यादा दिख रहा है, वो तो है ही है। बट इसके अलावा भी अगर आपने किसी भी चीज का पेमेंट करा है, कोई कमीशन पे करी, कुछ भी पे करा, इट विल कम ओवर हियर, ठीक है। ये देखना आप, दिस इज अ गुड टू हैव इंफॉर्मेशन, आपको इतना सारा डेटा फ्री में नहीं मिलता है कहीं पर भी, ठीक है। दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री, आप इसको एक क्लिक के अंदर यहां से कॉपी करके लेके जा सकते हो। और इन्होंने ऊपर एक वो भी दिया हुआ, एक्सपेरिमेंटल न्यू फीचर, देयर कैन बी सम एरर्स इन एक्सट्रैक्टिंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स, कुछ एरर हो सकते हैं, ठीक है, बट इन एनी केस इट्स ओके, कुछ तो दिया है, एटलीस्ट इट इज बेटर देन नथिंग। नाउ कम टू द अनदर टैब, द बैलेंस शीट टैब, ठीक है। अब बैलेंस शीट टैब के अंदर आप अगर देखोगे तो यहां पर भी वही है, स्टैंड अलोन। अगर स्टैंड अलोन देखोगे तो सिर्फ जुबिलेंट फूड इंडिया लिमिटेड की बैलेंस शीट आएगी, ठीक है। टोटल कितना है इस बैलेंस शीट का? 5840। और अगर कंसोलिडेटेड देखूंगा तो सारे बिजनेसेस की आएगी 8126, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपया ज्यादा है कंसोलिडेटेड बिजनेस, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी कैपिटल का मतलब यह है कि जब आप 2013 में कंपनी के अगर शेयर खरीदना चाहते थे तो उस समय जो आपने शेयर खरीदा था वो शेयर के लिए कितनी वैल्यू दी थी। देखना, दो चीजें होती हैं,
जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में शुरुआती दिन से लगे, शुरुआती दिन से डे जीरो पे आप शेयर होल्डर थे और आपने 1 लाख रुपए कंपनी में अपनी कैपिटल डाली। तो कंपनी ने क्या करा, आपको ऐसे 10,000 शेयर सर्टिफिकेट इशू करके देती है, जिसकी एक की वैल्यू 10 रुपए थी। अब आपकी कीमत, आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट और ये सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ 10 रुपीज, दिस इज एग्जैक्टली सेम। यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी एट 10 रुपीज पर शेयर, बट यू हैव डन दैट एट डे जीरो। उसके बाद क्या हुआ, आपके जो 1 लाख रुपए थे, इससे कंपनी ने धंधा करा 1 साल तक, और 1 साल तक धंधा करके कंपनी ने मान लो 1,20,000 रुपया बनाया या 1,50,000 रुपया बनाया। अब मैं 1 साल बाद आके आपसे बोलता हूं कि मुझे ये वाला शेयर आप 10 रुपए में दे दो, क्या आप 10 रुपए में ये शेयर दोगे? नहीं दोगे। आप बोलोगे देखो 10 रुपए में तो ये शेयर था, ठीक है, तो ये तो शेयर की कीमत तो 10 रुपए, लेकिन हमने पिछले 1 साल में 50 लाख रुपए का मुनाफा बनाया है, तो आप मुझे 5 रुपया उस मुनाफे में हिस्से का भी दो। क्योंकि आप अगर आज कंपनी के शेयर होल्डर बन गए खाली 10 रुपए में, और आज के आज अगर कंपनी बंद हो गई, बिक गई, बर्बाद हो गई, तो आप वो मुनाफे में से हिस्सा मांगने खड़े हो जाओगे, क्योंकि हर शेयर होल्डर को इक्वल राइट है कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे, एसेट्स पे, ठीक है, जो भी लेफ्ट ओवर एसेट होती है। तो आपको अगर कंपनी का ओनर बनना होता है फ्रॉम एनी डे अपार्ट फ्रॉम द डे जीरो ऑफ द कंपनी, जिस दिन कंपनी बिजनेस शुरू करती है, उसके अलावा आगे भविष्य में कभी भी अगर आपको कंपनी का ओनर बनना होता है, तो आप कंपनी को दो कीमत देते हो। एक कीमत देते हो बेसिक लीगल वैल्यू, जो फेस वैल्यू बोला जाता है, जो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखा होता है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। और एक होता है आज तक जितना भी पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है, जो उसने कमाया है, ठीक है, मतलब पैसा यानी कैश में जरूरी नहीं है, कंपनी की फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आप सब में हिस्सेदारी भी तो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 10 रुपए पे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि आईपीओ कंपनी किसी कंपनी का आया और आईपीओ से फॉर एग्जाम्पल 240 रुपीज का था, तो उसमें नीचे लिखा होता है कि द शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 विल बी इशूड विद अ प्रीमियम ऑफ 230 रुपीज। तो जो प्रीमियम होता है वो कंपनी का आज तक का कमाया हुआ पर प्रॉफिट पर शेयर, ठीक है। तो ये रिजर्व जो है ना, ये वही चीज है। तो अगर मुझे आज एक कंपनी का ओनर बनना है, यानी ये क्या है, 132 है, ये शेयर कैपिटल का पैसा है, फेस वैल्यू है, और ये 2039 जो है, ये दोनों अगर आप मिला के देखोगे, 2039 कंपनी ने आज तक जो मुनाफा कमा के अपने पास रखा है, बांटा नहीं है अभी तक, ठीक है। इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो, इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो, तो जो आता है विच इज क्लोज टू 2171, इन दोनों को ऐड करके, दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर आप देखो कंपनी में बोरोइंग्स कंसिस्टेंट बेसिस पे बड़ी हैं, बट आपको समझना पड़ेगा ये बोरोइंग का नेचर क्या है, ये कौन सी बोरोइंग है, कौन सी बोरोइंग बड़ी है। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बड़ी है, क्योंकि आपको याद है कमिश्री सेटअप हुई थी, सबसे बड़ी कमिश्री सेटअप करी है बॉम्बे में, करने जा रहे हैं, ठीक है, बैंगलोर में और मुंबई में, उसके लिए लोन लिया हुआ है। फिर ये जो मेजर लोन है 2700 करोड़, ये क्या है, ये लीज लाइबिलिटी है। ये डोमिनोज ऐसा बिजनेस है जो जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे उस पर लीज लेना पड़ेगी उसको, नए स्टोर्स खोलने के लिए रेंट पे ही लेते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये टोटल लाइबिलिटी में आ रहा है। मैं इसको वापस अनकोलैप्स करता हूँ, मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितनी है। फिर मेरी अदर लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल, मतलब मैंने जो लोगों से माल खरीदा है, चीज खरीदा है, आटा खरीदा है, सब्जियां खरीदी हैं, वट एवर इट इज, पैकेजिंग मटीरियल खरीदा, उसके लिए मुझे पे करना बाकी है भाई, ठीक है। कुछ और दूसरी लाइबिलिटीज है, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी की फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या है कंपनी के पास, कंपनी के पास कुछ लैंड है, ठीक है, फिर बिल्डिंग्स है, मेजर तो प्लांट एंड मशीनरी है, ओवंस हैं, काउंटर्स हैं, चेयर टेबल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, फिर फर्नीचर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, और कुछ अदर फिक्स्ड एसेट्स भी, इनटेंजिबल एसेट्स भी हैं। इनटेंजिबल एसेट मतलब क्या, कि ब्रांड वैल्यू है हमारे पास लोगो यूज करने का राइट है, कि हम डोमिनोज का लोगो यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। फिर आप देखेंगे कि यहां पर ग्रॉस ब्लॉक आता है। ग्रॉस ब्लॉक मतलब ये असेट कितने पे शुरुआत में आई थी और इस पे कितना डिप्रिसिएशन लग गया, जितने पे आई थी जितना डिप्रिसिएशन लगा, जो बचा है वो आज की मेरी वैल्यू है।
ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो CWIP का मतलब ये होता है कि वो बिल्डिंग जो मैं बनाना चाह रहा हूँ फैक्ट्री के लिए वो अभी तक बनी नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया, माई फंड हैज बिन डिप्लॉयड, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च होने तक वो इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उसको रेडी टू यूज कर सकूं फॉर बिजनेस। तो इसीलिए वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है बट ऑफ कैपिटल नेचर, नॉट द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ माई स्टॉक्स इन इन्वेंट्रीज, नॉट लाइक दैट। फिर कंपनी ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स किए, अब इस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज आ सकती हैं जो उनमें सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट किया, एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट किए, छोटा मोटा कोई कंपनी में स्टेक खरीदा है, किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, एफडी कराया, कुछ भी कराया, एनीथिंग कैन कम ओवर हियर। ठीक है। आप देखोगे तो ये टोटल असेट है, हमेशा टोटल लाइबिलिटी और टोटल असेट मैच करेगा, करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा उसको, तभी में सेंस बनता है। तो आप देखिए कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो हो रही है, ईयर ऑन ईयर कंपनी के बैलेंस शीट में ग्रोथ आ रही है, मतलब धंधा तो एक्सपेंशन मोड पर है, बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। इस पैनल में अगर हम देखते हैं तो इस पैनल में हमको यहाँ पर एक कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाई देता है। अब एक कॉर्पोरेट एक्शन अगर मैं खोल के देखूंगा तो मेरे को कंपनी की सारी राम कहानियां दिख जाएगी। कंपनी ने कभी कोई ईसॉप दिए तो कब कब ईसॉप दिए हैं, कंपनी ने डिविडेंड्स बांटे हैं तो कब कब कितना कितना रुपया डिविडेंड का बांटा है, स्प्लिट हुआ है क्या, शेयर मतलब वो जो एक शेयर था उसको तोड़ के कंपनी ने 5 शेयर करे। देखो पहले 10 रुपए का एक शेयर था, 5 5 के 2 कर दिए, खुले कर दिए बेसिकली आपके शेयर के। बोनस शेयर आया क्या, 1:1, मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री में दे दिया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए कंपनी ने, तो आपकी वोटिंग पावर भी बढ़ी है, बट सेम प्रपोर्शनेट में सबकी बढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि आपके अकेले की बढ़ी है। आप इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कंपनी ने वारंट्स कब इशू करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी बायबैक कब अनाउंस कर रही है। अगर आप TCS को मैं ओपन करके देखता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे इसके अंदर आपको बहुत लंबी कॉर्पोरेट हिस्ट्री मिलेगी, कॉर्पोरेट एक्शंस मिलेंगे। देखो बायबैक ही बायबैक हो रहे हैं, बार 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 बार। ईसॉप भी मिल रहा है, ईसॉप दिया था 2004 में लास्ट टाइम। फिर डिविडेंड्स बट रही है कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे। देखो फ्री हो गया ना, जिसने अभी तक, जिसने 2005 में शेयर लिया होगा कंपनी का, उसको तो इतना डिविडेंड दे दिया कंपनी ने जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, बायबैक हो गया, बोनस 3 बार बोनस इशू आ गए। ठीक है, मर्जर वगैरह हुआ, CMC लिमिटेड का मर्जर हुआ था सितंबर। तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस का जो टैब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो कैश फ्लोज वगैरह आ जाता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस, कोर एक्टिविटीज, ऑपरेशनिंग एक्टिविटीज से माल बेच के, माल खरीद के कितना कैश जनरेट किया है, रोकड़ा। ठीक है, फिर कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कैपिटल एक्सपेंस कितना किया, केपेक्स अगर आपको देखना है तो आप यहां से भी देख सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स 2600 के परचेस करें, 2674 के परचेस करें और 24 करोड़ के बेच दिए, तो मोटा मोटा 2650 करोड़ रुपए इन्होंने केपेक्स करा इस साल के अंदर। कितने के नए इन्वेस्टमेंट्स खरीदें, कितने के नए बेचें, ठीक है, उसका टोटल कैश बैलेंस आएगा आपके पास। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स। ठीक है, कितना शेयर प्रोसीड है, कितना डिविडेंड कंपनी ने बांटा, 25,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया। ठीक है, और क्या आइटम्स हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे, रेशियोज मिलेंगे। ठीक है, डेटर डेज की कंपनी कितने कितने दिनों में अपने डेटर से पैसा निकालती है, TCS है खैर रॉन्ग कंपनी टू कंपेयर। जुबिलेंट फूड वर्क्स में आप आओगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा देखने के लिए। देखिए डेटर डेज को देखिए, डेटर डेज का मतलब ये है कि 17 दिन लगते हैं कंपनी को बेचा हुआ माल से पैसे की रिकवरी करने में। यहां कुछ ना कुछ हुआ है, समथिंग हैज हैपेंड दिस ईयर। पिछले सालों तक दो दो दिन रख रहे थे, मतलब कैश में माल बिक रहा था। आप बोल रहे हो सडनली आप 17 दिन की उधारी पे चले गए, 2 हफ्ते की उधारी पे चले गए, इससे तो मेरा कैश ब्लॉक हो जाएगा, और जो हुआ भी है यहाँ पर। ठीक है, इन्वेंट्री डेज देखो, पहले हमारे पास 52 डेज की इन्वेंट्री होती थी, अब हमारे पास डबल हो गई इन्वेंट्री, और पेबल डेज भी हमारे डबल हो गए। पहले 164 दिन होते थे, अब 255 हो गए, ऑलमोस्ट 70-80% का इजाफा है। फिर उसके बाद आप आओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अपन देखते हैं, अपन इसको समझेंगे पूरा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ये क्वार्टरली बेसिस पर है, ये ईयरली बेसिस के ऊपर है। ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर यहां पर आपको एक टैब दिखेगा ट्रेड्स का। आप ये ट्रेड्स के टैब को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर 3-4 अलग अलग टाइप के ट्रेड्स दिखेंगे, मेजरली 3 टाइप के। इनसाइडर ट्रेड मतलब किसी कंपनी के व्यक्ति ने कंपनी का शेयर बाजार में खरीदा या बेचा, इसके लिए डिस्क्लोजर दिया जाता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती, इनसाइडर ट्रेड्स होते हैं।
इनसाइडर ट्रेडिंग वो होता है कि कंपनी कोई चुपचाप गुपचुप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे खुद के शेयर खरीद रही बेच रही है, दैट इज इलीगल। इनसाइडर ट्रेड का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि मैनेजमेंट कितना शेयर्स बेच रहा है, जो कंपनी के टॉप एम्प्लॉयज है वो कैसे शेयर्स बेच रहे हैं। फिर आता है आपका बल्क डील। बल्क डील अगर आप देखोगे तो बल्क डील के अंदर जब भी टोटल वैल्यू या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर मोर देन 0.5% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है, तो उसको बल्क डील के अंदर लिया जाता है। ठीक है, कि बड़े लेवल पे डील्स कब कब हुई हैं। ठीक है, ब्लॉक डील्स का मतलब है या तो 5 करोड़ शेयर्स, या तो 5 लाख शेयर या 10 करोड़ रुपए की वैल्यू, ये दोनों अगर क्रॉस कर रहे हो तो वो ब्लॉक डील्स हैं। यहां से आप देख सकते हो कि कौन किस व्यक्ति ने कितने रुपए में कब क्या खरीदा है। ठीक है, कब बड़ा पैसा इसके अंदर आया है, कब बड़ा पैसा गया है। जैसे देखो कंटिन्यूसली सेलिंग करी है पूरे में, ठीक है, देखो इन लोगों ने कंटिन्यूसली माल बेचा है एवरी मंथ एवरी डे। ठीक है, उसके पहले भी सेलिंग ही हुई थी, मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय करके सेल कर दिया। करते हैं ये लोग, कई बार स्ट्रैटेजीज बनती है इनकी ऐसी। ठीक है, तो दिस इज बल्क डील, दिस इज ब्लॉक डील, बल्क डील। आप है ना इससे भी बहुत अंदाजा लगा सकते हो अपन। इसके अलावा नीचे का जो टैब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इसको अपन समझेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप इन दोनों को साथ में देखना। मैं आपको बहुत सारी स्क्रीन्स बताऊंगा, ठीक है, कि आप कैसे स्टॉक स्क्रीन कर सकते हो प्रॉपरली, मैं आपको बताऊंगा। और अभी तो आप कोई भी कंपनी खोलो और उसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करो जैसे मैंने पढ़ा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद की स्क्रीन बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आप स्क्रीनर के अंदर और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे पॉपुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ रेशियोज के अंदर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कम रेशियोज दिए हुए हैं बहुत, इट इज नॉट इनफ। वैल्यूएशन रेशियोज भी मुझे मिल जाते तो कितना मजा आ जाता। अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज द स्नीकर बोल दिया, स्क्रीनर स्मार्टली। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। देखो यार एक बात समझ लो, इतना इतना मेहनत करके हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो ज़रूर करना। ठीक है, अपन थोड़े स्लो ज़रूर चलते हैं लेकिन आई विल इंश्योर कि मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय।